जय हिंद फ्रेंड। हम देखने वाले हैं अभी एक जीके जीएस के टॉप क्वेश्चंस आंसर हम देखेंगे। डेली टॉपिक वाइज रहेंगे, इन्हीं पे डिस्कस करना है। ये जिस तरीके के अभी आप लोगों को पीपीटी दिखाई दे रहे हैं, जो भी ये पीपीटी क्वेश्चन आंसर ये सारी चीजें जो भी हैं ऐसे ही रेगुलर बेस पे आपको मिलेगा। बट इसके पीछे बस एक ही रीजन है कि बीच में लाइट की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आज पूरे दिन में हमने 10 बार ट्राई किया बट उसमें पॉसिबल नहीं हो सका है और फाइनली अभी बना रहे हैं। और ये भी अगर कंप्लीट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई बार हमने ट्राई किया बट कंप्लीट नहीं हुआ। ये पूरी पीपीटी कई दिनों से बनी हुई है। ऐसे आपको जो अभी यहाँ से क्वेश्चन दिखाई देंगे, ये जितने क्वेश्चन यहाँ से दिखाई दे रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन इनकी पीपीटी कम से कम एक क्वेश्चन 500 क्वेश्चन के आसपास रेडी हो चुके हैं। सब क्वेश्चन बन चुके हैं। बस फर्क इतना है कि इन सभी के लिए वीडियो बनाना, और वीडियो हम बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बस केवल ये लाइट रेगुलर रहनी चाहिए और सही समय में रहनी चाहिए, ठीक है। तो फिर ज्यादा समय हम लोग नहीं लेंगे और क्या करेंगे, तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। और पहला यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे, क्योंकि हमें इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे ही आप इन सभी पॉइंट को पहले पढ़ेंगे और इसके बाद आप जब क्वेश्चन पे आएंगे तो बड़े ही आसानी से इन सभी क्वेश्चन को आप भी सॉल्व कर सकते हैं। बस हमारी इस क्लास को आप लोगों को केवल देखते हुए चलना है। चलिए आ जाते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो भाई पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन है, ठीक ना। इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, क्या रीजन था, ठीक ना, क्या उसका उद्देश्य था रेगुलेटिंग एक्ट का। तो इन सारे क्वेश्चन के जवाब के लिए आपको एक पूरी क्लास पहले स्टार्टिंग में देखनी पड़ेगी, और इसे आप लोग ज्यादा से ज्यादा हम इसे 5 से 10 मिनट लेंगे, इन पे आप लोग ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। तो पहला यहाँ से हम लोगों को पॉइंट क्या याद रखना है, 1773 का ये रेगुलेटिंग एक्ट है, ठीक ना। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके बारे में क्या क्या चीजें याद रखनी है तो आप देखते हुए चलेंगे। यहाँ आप लोगों को पहली बात याद रखना है कि ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का, मे भी एक कलर दिखाई दे रहा होगा, इसे हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। एक ब्रिटिश इंडिया द्वारा, ठीक ना, यानी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा अगर हम बात करते हैं तो पहली बार हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए एक पहला कानून था जो ईस्ट इंडिया कंपनी से आया था। इस पे हमने एक वीडियो और भी प्रोवाइड कराया है, अभी जल्द ही एक वीडियो हमने इस पे बना दिया था। बट उस पे अगर आपको हम बात करें तो भी पूरी तरह से इस तरीके के कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर नहीं कराए गए थे। बट अभी से ये सभी क्वेश्चन आंसर भी आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे, तो आप इनको भी देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखने के लिए ये सारी चीजें आपको समझनी है। तो भारतीय संवैधानिक इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है किसे, इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या है कि ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित, की पॉइंट है नियंत्रित और विनियमित, यानी इसको रेगुलेट करने के लिए पहली बार एक कानून लाया गया, और जिस कानून को हम लोग नाम क्या देते हैं, उस कानून को नाम देते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट उस कानून को कहा जाता है। तो फर्स्ट टाइम ये जो कानून आया था इसे रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। रेगुलेट किया गया था पहली बार। इसके पीछे की क्या पृष्ठभूमि थी, क्यों ये लाया गया था, तो 1770 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी में भारी वित्तीय संकट आ गया था। उसके पीछे रीजन था यहाँ के जितने कर्मचारी थे इस कंपनी के सब भ्रष्ट थे। भ्रष्ट मतलब एक कंपनी के खर्चे से अपना खर्चा निकाल लेते थे, और इसी वजह से सारी चीजें हो रही थी। क्यों, क्योंकि जो उसके उत्तराधिकारी थे, यानी जो अधिकारी लोग थे, ये अत्यधिक अमीर हो गए। और जबकि अगर हम बात करते हैं तो कंपनी घाटे में चली गई थी, ठीक है।
कंपनी घाटे में चली गई और ये लोग अमीर होते चले गए थे, ठीक ना। ये लोग अमीर होते जा रहे थे और कंपनी जो है एक घाटे में चली जा रही थी। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं, और अगली पॉइंट क्या है हमारे सामने, तो अगली पॉइंट है कि इसकी क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या विशेषताएं इस कानून की है। तो ये जो कानून है इसकी विशेषताओं के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। 1 मिनट का समय देंगे, यहां से इसको हम थोड़ा सा मल्टीटास्क कर देते हैं कहीं ना कहीं। अच्छा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, हट जाओ भाई। यहां से ना हम मल्टीटास्क कर देते हैं तो फिर कोई भी चीजें इस तरीके की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगी। चलिए इसके फीचर देख लेते हैं, विशेषताओं के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि क्या क्या विशेषताएं रही हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पॉइंट कि बंगाल में एक गवर्नर जनरल बनाया गया, ठीक ना। बंगाल में एक गवर्नर जनरल बनाया गया था, और जो गवर्नर जनरल बनाया गया था, ठीक ना, वो गवर्नर जनरल जो बनाया गया है बंगाल के गवर्नर को ही, पहले इसे गवर्नर कहते थे बंगाल का, और इसी के पद को अब क्या कहा गया, तो अब इसी के पद को नाम दे दिया गया है गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल। और एक पहला व्यक्ति कौन था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था, ठीक ना। तो वारेन हेस्टिंग को पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया कब, 1773 की इस रेगुलेटिंग एक्ट से। दूसरी बात यह है कि ये पूरे इंडिया में 3 जोन्स ऑफ पावर होते थे, और यहाँ पे कौन कौन, तो हम बात करते हैं, यहाँ पे होगा बंगाल, बॉम्बे, ठीक है, ये बॉम्बे है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा मद्रास, ठीक है, यहाँ मद्रास, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से बंगाल। तो ये जितने भी यहाँ पे जोन ऑफ पावर थे, तो इन दोनों की शक्ति, ठीक ना, इन दोनों की लेजिस्लेटिव पावर जो थी, ये लेजिस्लेटिव पावर जो है जिसको हम लोग विधायी शक्ति कहते हैं, चली गई किसके अधीन, ये चली गई थी बंगाल के गवर्नर जनरल के पास, ठीक ना, बंगाल के गवर्नर जनरल के पास। तो हम क्या याद रखेंगे, बॉम्बे और मद्रास की अधीनस्था जो थी, ये मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी जिसको हम कहते हैं, कि भाई बंगाल की जो प्रेसिडेंसी थी और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसी, बॉम्बे और मद्रास, तो ये कहां चली गई, बंगाल के गवर्नर जनरल के पास चली गई थी। पहली बात ये है। दूसरी बात इसमें क्या याद रखनी है कि कार्यकारी परिषद जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, इसके लिए 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई थी, जिसमें 4 व्यक्ति थे जिन्हें नाम दिया जाता है बारवेल, क्लीवरिंग, फ्रांसिस और मानसन। ये 4 ऐसे व्यक्ति थे जो यहाँ पे सदस्य परिषद के रूप में कार्य कर रहे थे, सदस्य परिषद के रूप में इनको बनाया गया था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के रूप में बनाया गया था। अगले पे आते हैं, अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, तो अगला टॉपिक है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कब, 1774 में कलकत्ता में एक फोर्ट विलियम, कलकत्ता के फोर्ट विलियम में एक सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। और ये जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, इसके एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था एलिस इम्फे करके इनका नाम था, ठीक ना, एलिस इम्फे कहा जाता है उनको, ठीक है, एलिस इम्फे, सर एलिस इम्फे जो थे यही यहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे। और इसी समय ये बात बताई गई कि जो निजी व्यापार है, कंपनी के जितने अधिकारी हैं जो निजी व्यापार करते हैं, अपना प्राइवेट ट्रेड करते हैं, उस पर रोक लगाया जाएगा, जो भी कंपनी के अधिकारी हैं, और भारतीयों से उपहार लेना यानी किसी भी प्रकार का गिफ्ट नहीं लेंगे। ये कहते थे ना कि हमको भारतीय लोग बड़ा पसंद करते हैं, गिफ्ट दे देते हैं, तो अब कहा गया कि इनको कोई भी गिफ्ट नहीं दिया जाएगा, तो उपहार और रिश्वत पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं, इस एक्ट का क्या महत्व है, ठीक है। तो पहली बार केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन इसको कहा जाता है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन था, फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन, जिसका मतलब है कि पहली बार यहाँ पे केंद्रीयकरण की शुरुआत होती है, केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत होती है। दूसरी बात कि पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दे दी,
इसीलिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने कंपनी पर नियंत्रण रखा था। लेकिन अभी हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये दोनों यहाँ नहीं आया है, यहाँ नहीं समझना है, यहाँ से इसको याद नहीं रखना है। एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों 1784 के फिट्स इंडिया एक्ट में समझेंगे, अभी उसको नहीं समझना है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, तो अभी पॉइंट जितने थे सब खत्म हुए, अब स्टार्ट होता है आपका क्वेश्चन और आप अब होंगे फटाफट तैयार इन सवालों के जवाब के लिए। पहला क्वेश्चन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, तो पहला इसका उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग करना, जी बिल्कुल नहीं। भारत में ब्रिटिश क्षेत्र पर ताज के नियंत्रण को मजबूत करना, जी नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को विनियमित करना, यस विनियमित करना, रेगुलेट करना, विनियमित करना, इसीलिए ये एक्ट आया था। ठीक है, रेगुलेट करने के लिए ही ये एक्ट लाया गया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत स्थापित बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। पहले गवर्नर जनरल अभी आपको बताया गया है कौन है, तो वारेन हेस्टिंग। पहले गवर्नर जनरल कौन है, वारेन हेस्टिंग, अभी हमने आपको बताया है। और 4 अन्य सदस्य भी बनाए गए थे, तो वारेन हेस्टिंग इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य थे, तो 4 सदस्यों की ये परिषद बनाई गई थी, बारवेल, क्लीवरिंग, फ्रांसिस, मॉनसन। अगला है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किस शहर में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ बनाया गया था, तो कलकत्ता में, कलकत्ता के फोर्ट विलियम में। कलकत्ता के फोर्ट विलियम में पहली बार क्या बना था, तो पहली बार एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था 1774 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में। और मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो एलिस इम्फे, ये याद रखना है, एलिस इम्फे। ठीक, अगला क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पारित होने का तत्कालीन कारण क्या था, तो कंपनी की सैन्य असफलताएं, नई कंपनी की वित्तीय कठिनाइयों और भ्रष्टाचार, भारतीय शासकों के साथ बेहतर संबंध, ब्रिटिश सरकार का भारत में विस्तार। तो कंपनी की वित्तीय कठिनाइयों और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, ठीक है, ये सारी चीजों के लिए जो है इसको बनाया गया था। आगे बात करते हैं, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार में शामिल होने से क्यों प्रतिबंधित किया गया, क्योंकि भारतीय व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए, बिल्कुल नहीं। कंपनी के राजस्व को बढ़ाने के लिए, जी नहीं। भ्रष्टाचार रोकने और कंपनी के हितों की रक्षा करने के लिए, क्योंकि यहाँ के भ्रष्टाचारी लोग थे, सब अधिकारी भ्रष्टाचार हो गए थे, मतलब एक तरीके से भ्रष्ट हो गए थे सब। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रावधानों में से कौन सा एक प्रावधान था, क्या इसमें बात की गई थी, क्या गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति दी गई थी, कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग किया गया था, भारतीयों को कंपनी के उच्च पद पर नियुक्त किया गया था, कंपनी के निदेशकों का चुनाव सीधे ब्रिटिश नागरिकों के द्वारा किया गया था, जी नहीं, बल्कि गवर्नर जनरल को कुछ वीटो जैसी शक्ति दी गई थी। तो हम इसको कह सकते हैं कि यही बात यहाँ पे सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों में से क्या थी, क्या कमी थी, तो हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पे भारतीयों को प्रशासन में शामिल करना, गवर्नर जनरल की शक्तियों को अत्यधिक बढ़ाना, सर्वोच्च न्यायालय की अत्यधिक स्वायत्तता देना, परिषद और गवर्नर के बीच में अस्पष्ट शक्तियों का अभाव, मतलब नहीं बताया गया था कि परिषद क्या करेगी, जो काउंसिल ऑफ 4 है उसे काउंसिल ऑफ 4 भी कहते हैं, काउंसिल ऑफ कलकत्ता भी कहते हैं, काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल भी कहते हैं। तो उसमें ये नहीं बताया गया था क्या काम काउंसिल ऑफ 4 करेगी, मतलब ये जो यहाँ पे परिषद बनाई गई थी, कार्यकारी परिषद जो सदस्य परिषद थी, क्या काम उसे करना है और क्या काम करना है सुप्रीम कोर्ट को, गवर्नर जनरल के बीच में क्या चीजें रहेंगी, ये सारी चीजें क्लियरफाई नहीं थी, इसीलिए इसे हम कमी के रूप में यहाँ से रखेंगे। अगला है क्या, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव कैसे रखी, तो कैसे भाई इसकी नींव रखी गई है, तो अगर हम बात करते हैं भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देकर, जी नहीं,
ब्रिटिश सेना को कमजोर करके, जी बिल्कुल नहीं। तो कंपनी के मामलों में ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप को बढ़ाकर, यही बात सही रहेगी, क्योंकि जो है यहाँ पर रेगुलेट किया गया था, फर्स्ट टाइम रेगुलेट किया गया इस कंपनी को, तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसे नियंत्रित किया गया था। अगला और लास्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद पारित किए गए पिट्स इंडिया एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भाई पिट्स इंडिया एक्ट वो तो हम वहां पे पढ़ेंगे ही, बट यहाँ पे अभी हम समझ लेते हैं कि कंपनी के प्रशासन, यहाँ कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त करना, इसे तो नहीं कहेंगे, गवर्नर जनरल की शक्तियों को कम करना, कंपनी के प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाना और भारतीयों को अधिक राजनीतिक अधिकार देना। हाँ, एक चीज हो, लास्ट क्वेश्चन है भाई, इसके आंसर ना आपको देते आना चाहिए, लास्ट क्वेश्चन, और इसे अभी पढ़ना भी है। 1784 का रेगुलेटिंग है। तब तक आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर। हर क्वेश्चन का लास्ट का जो क्वेश्चन रहेगा, जितने भी टॉप 10 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक टॉपिक को पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, डिस्कस करने के बाद सेकंडों में उस टॉपिक को हम लोग उड़ाते हुए चलेंगे एक एक क्वेश्चन को, जैसा कि अभी भी इन सभी क्वेश्चन को हमने कोई भी समय इसमें नहीं लगा है, एक एक क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करने में समय इसलिए नहीं लगा क्योंकि हमने पहले इस टॉपिक को डिस्कस किया है, जिससे आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है, तो फिर इसमें आपको समय बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, तो पहले आप टॉपिक पढ़ेंगे और फिर इन्हें जो है आप सॉल्व करते चलेंगे। तो इसी तरीके से अगला नेक्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बन चुके हैं और सारे क्वेश्चन यहाँ से रेडी हैं बिल्कुल। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जितने क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं सभी के सभी क्वेश्चन बनाए जा चुके हैं और ये सभी क्वेश्चन इसी टॉपिक से बेस्ड हैं, टॉपिक वाइज चलता रहेगा और सारे क्वेश्चन और आंसर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और साथ में ये भी डिस्कस करते रहेंगे कि किस तरीके की टॉपिक इसमें हम लोगों को देखनी भी है। बाकी करंट अफेयर्स का भी आ रहा है, हमने अभी करंट अफेयर्स ऊपर रखा है, करंट अफेयर्स का वीडियो भी आप लोगों को जल्द ही मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय, और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ठीक है, तो आप लोग लाइक शेयर सारी चीजें करते हुए चलिएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी जिम्मेदारी है, इनको कहना, बार बार बताना, याद दिलाना ये अलग चीज नहीं होता है, इसको आप लोग करते चलते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय।